नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ। ये जो चैप्टर है वो है बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए। उनका पेपर है ABST पेपर फर्स्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि अंशों के मूल्यांकन की जो मेथड्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उन मेथड्स में अंशों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। प्रत्येक जो विनियोग करता है उसको ये ज़रूरी है कि उसके पता होना चाहिए कि अंशों का मूल्यांकन हम किन किन आधार पर कर सकते हैं, उनकी मेथड्स क्या क्या हैं। अगर उनको पता होगा तो वो सही इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और अपने जो धन है, जो विनियोग किया गया है, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये देखिए, अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। विभिन्न कंपनियों के अंश स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। जो हमारी कंपनियां होती हैं वो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में अपना लिस्टेड कराती हैं, वो रजिस्टर्ड कराती हैं और उनके कोटेड ही उन्हीं अंशों के मूल्यांकन का आधार होता है। स्टॉक एक्सचेंज में अंशों का मूल्य निर्धारण मूलतः उनकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनके जो शेयर्स होते हैं उनका मूल्य का जो निर्धारण है वो उनकी मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। अगर मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उस शेयर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और मांग कम है और सप्लाई है वो ज़्यादा है तो मूल्य कम होगा। तो उनकी मांग और शक्ति की जो मांग और पूर्ति की जो शक्ति है उसके द्वारा उनका मूल्य निर्धारित होता है। इसे अंशों का उचित मूल्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनका उचित मूल्य वो उन जो मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है उसको हम उचित मूल्य नहीं मान सकते। ये मूल्य कोटेड कंपनी की संपत्तियों और उपार्जन क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये कंपनी की जो संपत्ति है और उनकी जो उपार्जन क्षमता है उसका प्रतिनिधित्व वो नहीं करती हैं, क्योंकि वो उनका मांग और पूर्ति के आधार पर ये मूल्यांकन किया जाता है। हमें क्या करना है, कंपनी की जो असेट्स हैं और उनकी जो कमाने की क्षमता है, उपार्जन की क्षमता है, उसके आधार पर हम अंशों का मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए, सामान्यतः कोई विनियोगकर्ता कंपनी के अंशों में विनियोग करने से पूर्व दो जो घटक होते हैं उन पर वो विचार करता है। वो विचार करता है कि उसका विनियोग है उन अंशों में सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। वो ये देखता है कि मैं जिस कंपनी में विनियोग कर रहा हूँ उस कंपनी में उसका विनियोग है वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। सेकंड जो है वो है कि वह उन पर उचित परित्याग या नियमित आय प्राप्त करता रहेगा या नहीं रहेगा। वो इस बात की भी सिक्योरिटी चाहता है कि वह विनियोग जो कर रहा है वो उस पर उसको नियमित आय मिलती रहेगी या नहीं रहेगी। अगर नियमित आय नहीं मिलती रहेगी तो वो क्या करेगा, उस पर अंशों का विनियोग अंश में विनियोग शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इन दोनों घटकों पर विचार करने के लिए कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करता है
उसके बाद ही विनियोग करने का निर्णय लेता है। इन दोनों बातों पर श्योर होने के बाद ही वो क्या करता है, विनियोग करने का निर्णय लेता है। अतः इन दोनों घटकों के आधार पर मूल्यांकन की दो विधियों का प्रयोग किया जाता है और हम दोनों ही विधियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये विधि जो हमारी है वो है संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि। नियोक्ता अपने विनियोग की सुरक्षा को अधिक महत्व देते हैं। विनियोग करता है वो विनियोग की सुरक्षा को है वो ज़्यादा महत्व देते हैं और वह ऐसी कंपनी में विनियोग करना चाहते हैं जहां वह पूर्णतः सुरक्षित हो। वह ऐसी कंपनी में विनियोग करेंगे जहां उसका विनियोग सुरक्षित हो और उसी आधार पर अंशों का मूल्य चुकाना चाहते हैं। उसी के आधार पर क्या करना चाहते हैं, मूल्य चुकाना चाहते हैं। तो वह कंपनी संपत्ति मूल्यांकन विधि का प्रयोग करता है और इस विधि के अंतर्गत ये याद किया जाता है कि यदि कंपनी का समापन हो जाए, समापन में चली जाए, तो कंपनी को की जो संपत्तियां हैं उनमें से उसके बाह्य जो दायित्व हैं उनको चुकाने के पश्चात अंशधारियों के लिए कितनी शुद्ध संपत्तियां नेट एसेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स जिसको बोलते हैं, वो शेष रहेंगी। वह प्रति अंश के पीछे कितनी संपत्ति है। इसी के कारण इस विधि को क्या बोलते हैं, एसेट्स बैकिंग मेथड। एसेट्स बैकिंग मेथड भी इस विधि को हम बोलते हैं और इस विधि के आधार पर ज्ञात मूल्य को ही अंशों का आंतरिक मूल्य कहा जाता है। हम कंपनी की संपत्तियों का, जो कंपनी के पास संपत्ति है, उन सभी संपत्तियों का टोटल करने के बाद उसमें से उसके जो बाह्य दायित्व हैं उन सबको घटाते हैं और उसके बाद जो शेष राशि बचती है उसमें उसके नंबर ऑफ शेयर का भाग देकर और उसका मूल्य ज्ञात करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, असेट्स बैकिंग मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एक शेयर के पीछे कितनी असेट्स बैकिंग है, उसका बैकअप कितना है, वो हमें पता चलता है और इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक मूल्य भी अंशों का इसको बोलते हैं। ये हमारी है फर्स्ट मेथड, जिसमें संपत्तियों को प्रायिकता दी जाती है, संपत्तियों के आधार पर अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। अब ये देखिए सेकंड मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, प्रतिफल मूल्यांकन विधि। जो विनियोगकर्ता सुरक्षा की बजाय आय को प्राथमिकता देते हैं वह अपने अंशों का मूल्यांकन इस विधि के आधार पर करते हैं। जो विनियोगकर्ता वो चाहता है कि वो सुरक्षा की बजाय आय पर ज़्यादा प्राथमिकता देता है तो वह इस विधि के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। इस विधि में चालू व्यवसाय की अवधारणा पर आधारित है। ये जो हमारी मेथड है वो है चालू व्यवसाय की जो अवधारणा है उस पर आधारित है। प्रतिफल मूल्यांकन विधि में अंशों का मूल्यांकन उन पर प्राप्त आय, जिसे लाभांश बोलते हैं, ये प्राप्त आय के आधार पर किया जाता है। इस विधि से प्राप्त मूल्य को अंश का प्रतिफल मूल्य भी कहा जाता है। इस विधि से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंशों का प्रतिफल मूल्य भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आय से तात्पर्य अलग अलग लिया जा सकता है। जो अंशों का मूल्यांकन करने के लिए हम जो आधार बनाएंगे वो आधार कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए कि जो आय है वो अलग अलग आधार उसको ले सकते हैं, जिसमें देखिए लाभांश दर के आधार पर प्रतिफल मूल्यांकन विधि में हम लाभांश दर के आधार पर भी मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा बेस हो सकता है। सेकंड बेस हमारा क्या हो सकता है कि अंश पूंजी पर आसान्वित प्रत्याय की दर के आधार पर भविष्य में अंश पूंजी पर हमारा जो नॉर्मल रिटर्न है वो कितना रहने वाला है उसके आधार पर भी हम बेस लेकर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारा है वो है वास्तविक प्रत्याय दर, एक्चुअल नॉर्मल जो रेट रिटर्न है, और या उपार्जन की जो क्षमता है उसके आधार लेते हुए हम अंशों का मूल्यांकन करेंगे।
तो इसके आधार पर हम अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिनमें हम 3 प्रकार के हम बेस ले सकते हैं। कौन सी मेथड में? प्रतिफल मूल्यांकन विधि, जिसमें हम प्राथमिकता किसको देते हैं? आय को प्राथमिकता देते हैं। हम ये देखते हैं कि हम जो विनियोग कर रहे हैं वो हमें मैक्सिमम आय दे, जिससे हम अधिक से अधिक लाभांश हमें प्राप्त हो। और उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 प्रकार के आधार जो बेस है उनके आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करने के बाद हम उसमें विनियोग करने की सोचते हैं। और जबकि जो हमारी फर्स्ट जो मेथड थी वो कौन सी थी? असेट्स मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि, जिसे हम बैकिंग मेथड भी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? संपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं। हम देखते हैं कि संपत्ति, एक शेयर के पीछे कितनी संपत्ति बैकिंग है। अगर ज़्यादा संपत्ति बैकिंग होगी तो हम सुरक्षित ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जब अगर दिवालिया कंपनी का हो जाता है या कंपनी समापन में जब चली जाती है तो हमें ज़्यादा मूल्य होने के कारण हमारा मूल्य है वो, इन्वेस्टमेंट है वो डूबता नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको करते समय हमें दोनों प्रकार की जो मेथड है उन दोनों प्रकार के मेथड को ध्यान में रखते हुए हमारा इन्वेस्टमेंट है वो करना चाहिए। क्योंकि हमें अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों मेथड को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका लाभांश वो अधिकतम हो और लाभ की जो मात्रा है वो बढ़ती रहे और नुकसान है वो कम से कम हो। थैंक यू।